हेलो मेरे जवानों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। और आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा होगा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। मैं 3 डेरिवेशंस आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 15 सालों में आ चुकी है बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्कोरिंग पोर्शन में। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं कि मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जो जिसपे मैं आप लोगों के डाउट्स सॉल्व करूंगा। कुछ और लोग उसमें मैंने अपने साथ जोड़े हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने में। तो आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे रहा हूं, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों के जो भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, हम उसे सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। और इसकी एप्लीकेशन में हम मेनली करेंगे क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम को यूज करते हुए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे तो अभी समझ जाएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है खेल। सो मेरे बच्चों, कॉपी पेन ले आइए और लिखना स्टार्ट करिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वहां पर हमें राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 2 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं और ये 2 पॉइंट्स भी आप लिख के रख लीजिए, कोई आपसे पूछने नहीं वाला है लेकिन हमारे पास लिखे होने चाहिए। फर्स्ट, गॉसियन सरफेस। मैं इस टर्म का यूज बहुत बार आज करने वाला हूं। तो ये गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज अ क्लोज्ड सरफेस अराउंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन such that the electric field intensity has a single fixed value at every point on the surface. Gaussian surface मैं एक क्लोज्ड सरफेस को नाम देने वाला हूं। एक ऐसा सिमेट्रिक सरफेस होने वाला है जिसके हर सरफेस, हर पॉइंट पर एक ई की वैल्यू क्या होने वाली है? सेम। तो एक इमेजिनरी सरफेस होने वाला है। अब तो इसी वजह से, क्योंकि हम सिमेट्रिक मानने वाले हैं, यहां पर सेकंड पॉइंट बनता है गॉस लॉ इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जहां पर मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन कर पाऊं जहां पर हर जगह उसके ई की वैल्यू सेम होने वाली है, तो वहां पर ऐसे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ एक बहुत ही हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है और हम आज वही करने वाले हैं। सो कॉपी पेन ले आइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशंस को। गॉसियन सरफेस दिमाग में रखना है। अच्छा, गॉसियन सरफेस के लिए एक और बात, जैसे सपोज एक पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस में हमेशा कैसा इमेजिन करूंगा? स्फेरिकल। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके लिए भी गॉसियन सरफेस कैसे होने वाले हैं? स्फेरिकल। अगर एक लीनियरली चार्ज्ड वायर है, एक स्ट्रेट थिंग है, कोई भी वो चार्ज्ड है, तो उसको अगर मैं मोटा करता जाऊं तो क्या बनेगा? सिलेंडर। मतलब इससे कुछ भी डिस्टेंस पर अगर मैं एक सिलेंडर इमेजिन करूं जिसके एक्सिस पे यही पड़ा हुआ हो, तो वो सिलेंडर किसकी तरह काम करने वाला है? गॉसियन सरफेस की तरह। ओके, सो ये गॉसियन सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आज की तीनों डेरिवेशंस में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशंस। मैं किस तरीके से कराऊंगा? मैं बोर्ड पर पहले ही पूरी डेरिवेशन आपके सामने लिख दूंगा एंड देन स्टेप बाय स्टेप उसे समझाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसे कॉपी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली डेरिवेशन से। कर सकते हैं। सो बच्चों, ये रही हमारी पहली डेरिवेशन। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके पहले इसे एक बार कॉपी कर लो एंड देन मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, क्योंकि थोड़ी सी और बात इसे समझानी हुई, कुछ रब करना हो तो मैं इसे रब करके आपको समझा पाऊं। जल्दी से कॉपी कीजिए एंड मैं इसके साथ आपको स्टार्ट करता हूं, वीडियो पॉज करके। चल, मैंने क्या करा, मान लिया एक स्फीयर है, शेल हॉलो है अंदर से, और ये सपोज पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैंने जैसा कि दिख रहा है आपको, मैंने पॉजिटिवली चार्ज यहां पर इमेजिन कर दिया। ओके, अब मुझे इस यूनिफॉर्मली चार्ज, मैंने मान लिया इस पूरे पे चार्ज है कैपिटल क्यू, मैंने मान लिया इसका रेडियस है कैपिटल आर, और अब चार्ज अगर पूरे में फैला हुआ है तो एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, मैंने मान लिया उसे सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो गया हमारा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? डन। चल,
अब मेरे को क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है स्फेरिकल शेल की वजह से। सेंटर से कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है, कितने भी डिस्टेंस पे। मैंने एक स्मॉल आर एक वेरिएबल मान लिया जो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है सेंटर से। तो मैं यहाँ पे 3 स्टेप्स करने वाला हूं। एक वो पॉइंट हो सकता है शेल के बाहर पड़ा हुआ, हो सकता है शेल के सरफेस पे हो, और हो सकता है शेल के इनसाइड हो। तो मैंने पहला केस लिया, लेट्स से आउटसाइड द शेल। तो आउटसाइड द शेल के लिए अगर मैं पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं कोई भी, तो जो आर है वो इस समय कैपिटल आर से बड़ा हो गया। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, नाउ किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लोगे। स्फेरिकल शेल के लिए गॉसियन सरफेस भी कैसा होना चाहिए, स्फेयर होना चाहिए। मैंने स्फेयर इमेजिन कर लिया। नाउ अगर मैं इस स्फेयर के लिए गॉस लॉ अप्लाई करूं तो इसके अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है मुझे वो पता होना चाहिए। कितना पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा क्यू इसके अंदर है। तो मैंने सिंपली गॉस लॉ लिखा। मैंने कहा अब क्योंकि ई हर जगह सेम होने वाला है, गॉसियन सरफेस है, तो मैं उसको सिंपली ई इंटू आई एरिया लिख सकता हूं, ई इंटू सरफेस एरिया। और 1/एप्सिलॉन इंटू में कितना चार्ज इसके अंदर है, पूरा क्यू। सरफेस एरिया कितना हो गया, 4πr²। इस 4πr² को अपॉन में ले गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया कि आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसा होगा। और देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस दूर कहीं पर भी ई निकालना हो तो कुछ यही था। ये तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला आ गया। चलो पहले आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे आते हैं कि क्या बता रहा है। नाउ मान लो अगर ये पॉइंट सरफेस पर होता, सरफेस पे होता मतलब जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाती। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो क्यों ना यहां पर कैपिटल आर पुट कर दो। तो मेरे पास ई क्या बन जाना चाहिए, क्यू बाय 4πε0 कैपिटल आर स्क्वायर। 4πr² और क्यू देखो क्या है, उसकी जगह सिग्मा लिख सकता हूं। ओके, वीडियो को पॉज करो और रिवाइंड करो, जो बात नहीं समझ आई उसको दोबारा देखो। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इनसाइड द स्फीयर हमें देखना है कहीं। तो इनसाइड द स्फीयर देखना, तो अगेन मैंने कोई पॉइंट पी यहां इमेजिन कर लिया अंदर, उससे पास होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाया। नाउ इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो अगर मैं यहां पर गॉस लॉ अप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड पे टर्म 0 होनी चाहिए। सिंस नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, देयरफॉर गॉस लॉ लिखा जिसमें यहां पर राइट हैंड साइड पे 0 रख दिया, देयरफॉर इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी व्हाट, 0। तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आ गया कि स्फेरिकल शेल के अंदर कोई ई नहीं है, सरफेस पे है, आउटसाइड है। क्या ये बात क्लियर है? ये हमारे पास डेरिवेशन होती है। अब इस डेरिवेशन से यहां खत्म हो गया डेरिवेशन, आपके 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, कुछ खास बातें। फर्स्ट, जब आर कैपिटल आर से बड़ा है यानी आउटसाइड द स्फीयर, जो फॉर्मूला आया वो कुछ ऐसा आया। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि यार अगर सपोज क्यू यहां पड़ा होता, ये सारा का सारा क्यू यहां होता और मैं आर डिस्टेंस दूर यहां पर ई निकालता, तो क्या वो यही नहीं आता? सोचो, दैट मीन्स दिस इज बिहेविंग एज इफ ऑल द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। है नहीं, ये बिहेव ऐसा कर रहा है जैसे कि सारा का सारा चार्ज कहां पर पड़ा हुआ हो, स्फीयर के सेंटर पर। ओके, चल सेकंड, जब आर कैपिटल आर से बड़ा है मतलब आउटसाइड द स्फीयर, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ई घटता हुआ दिख रहा है। तो मैंने लिखा फॉर आर ग्रेटर देन आर, ई इज इनवर्सली टू आर स्क्वायर। थर्ड पॉइंट, बच्चे अंदर ई 0 है। लास्ट पॉइंट जैसा कि मैंने लिखा, अंदर ई 0 और बाहर जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं सरफेस से ई घट रहा है। दैट मीन्स जरूर सरफेस पे ई की वैल्यू मैक्सिमम नहीं रही होगी। सोचो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, सरफेस के अंदर ई 0 है, सरफेस से जैसे जैसे दूर जा रहा हूं ई घट रहा है, मतलब सरफेस पे ई क्या रहा होगा, मैक्सिमम। मतलब जरूर ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू फॉर आर इक्वल टू आर इज मैक्सिमम दैट इज ऑन द सरफेस। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। और आर क्या है यहां पर, सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जब तक आर कैपिटल आर से छोटा है ई 0 है, ई है ही नहीं। जब आर कैपिटल आर के बराबर हुआ तो देखो ई मैक्सिमम है, एंड फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ई घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इनवर्सली टू आर स्क्वायर।
सो आई होप पहली डेरिवेशन आप लोगों को समझ आई हो। जिन्होंने कॉपी नहीं किया है वो अब वीडियो को एक बार और पॉज करे, इसे अच्छे से कॉपी कर ले। ये पॉइंट्स डेरिवेशन में इंक्लूडेड नहीं है, कंक्लूजन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, प्लीज कॉपी। स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग डेरिवेशन नंबर 2। आप इसे कॉपी कीजिए पॉज करके, मैं आपके लिए काम लेकर आता हूं सेकंड डेरिवेशन का। सो बच्चों, फर्स्ट डेरिवेशन लिखने के बाद अब आ जाते हैं हम सेकंड डेरिवेशन पे। टॉपिक है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। मतलब एक धागा है, मतलब बहुत लंबा है, ठीक है, उसकी वजह से जो, और सपोज ये चार्ज्ड है, उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसके आसपास। तो मैंने क्या करा, ध्यान रहे यहां पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मान रहे हैं, तो मैंने इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में से एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाया। मान लेता हूं उसकी लेंथ L है, मान लेता हूं उस पर चार्ज Q है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई, Q/L। ओके, अगेन आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे। मैं एग्जैक्ट जो हमें एग्जाम में लिखना है वो प्रेजेंटेशन के साथ आपको यहां पर दे रहा हूं। ओके, नाउ जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, let there is a point P, r distance away from the wire on which E is to be calculated। मैंने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस अब इमेजिन कर लिया उस पॉइंट P से पास होता हुआ। We choose a cylindrical Gaussian surface passing through P। अब ये जो अगर आप सिलेंडर की बात करो बाबू, अगर मैंने ये धागा माना है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज माना है, तो इसकी वजह से E ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा। और अगर आप इस सिलेंडर को देखो तो इसका जो कर्व्ड पोर्शन है उसका हर पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंट दिखाई देने वाला है। और अगर इक्विडिस्टेंट दिखाई देने वाला है तो इसका मतलब हर जगह E की वैल्यू सेम रहने वाली है, यानी कि मैं वही सिमेट्रिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या कैलकुलेट करने के लिए, E। तो करना क्या, बहुत सिंपल सा काम, मैं इस सिलेंडर के थ्रू टोटल फ्लक्स निकालूंगा और उसको अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q/ε0 के इक्वल रख दूंगा। तो अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। फ्रॉम कंसिडरेशंस ऑफ सिमेट्री, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन रेडियली अवे फ्रॉम द वायर। ये अगर वायर है तो मैंने E की डायरेक्शन कुछ ऐसे ली है, अवे। ओके, देन अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे E क्या है, कांस्टेंट, जो मैंने लिख दिया। अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट हुई है, अभी तक तो मैंने कहानी बता दी। ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो इसके सिलेंडर, अब ये जो सिलेंडर है इसके 3 हिस्से, एक ये फ्लैट और ये कर्व। तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस ऑब्वियसली 0 होने वाला है, क्योंकि उनका एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, थीटा तो 90 डिग्री है, याद है, एरिया वेक्टर, फ्लक्स, सब कुछ याद है। सो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस इज 0 as area vector makes 90 degree angle with E। So flux flat 1 लिख दिया, flat 2 लिख दिया, 0 मैंने यहाँ 1 2 and 3 लिख दिया। Now for curved surface सब जगह E सेम है, तो क्या मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज कर सकता हूं कि E इंटू में एरिया कितना है, ये E इंटू 2πRH होता है, 2πRL, लेंथ L हो गई, ठीक है, क्योंकि E सेम है हर जगह। सो फ्लक्स कर्व्ड वाला क्या आ गया, ये आ गया। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करूं, तीनों को ऐड कर दूं, 0 + 0 + दिस, तो टोटल फ्लक्स ये आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होना चाहिए, कि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, ये अपॉन में चला गया उधर, Q/L क्या हो गया, लैम्डा। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया λ/2πε0r। E इनवर्सली टू R है, तो E और R का अगर ग्राफ प्लॉट करूं इस तरह का कुछ दिखाई देगा। E की डायरेक्शन अगर आप देख लो तो रेडियस के अलोंग है, तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, R कैप लगा दूंगा। समझ में आया, 2 डेरिवेशंस हो गई है। वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, 2-3 बार लिख के देखिए, आपको याद हो जाएगी। ओके, तो आते हैं थर्ड डेरिवेशन पे एंड लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस लेक्चर। अरे बच्चों, ये है हमारी थर्ड डेरिवेशन। टॉपिक का नाम लिखा मैंने टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। एक प्लेन शीट है, मान लो बहुत थिन है पेपर की तरह, ओके, और वो पूरी चार्ज है। तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग है,
मैंने इसमें से एक रेक्टेंगुलर पोर्शन यहां पर चूज कर लिया, मान लिया इसका एरिया ए है और इस पर चार्ज है क्यू। आप चाहो तो इसे सर्कुलर भी ले सकते थे, सर्कुलर लोगे तो यहां पर जो मैंने यहां पे रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है सिलिंड्रिकल बन जाएगा, तो ज्यादा इजी होगा। ओके, मैं वही स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू फॉलो कर रहा हूं बेटे जो एनसीईआरटी चल रहा है ना। मैंने कहा मान लो एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। मैंने मान लिया पी एक पॉइंट है जो इससे परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, वी कैन चूज अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड एज द गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, मैंने इस शीट से पास होने वाला है, अगर मैं इस शीट को आगे आगे दोनों तरफ बढ़ाता जाऊं तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड काइंड ऑफ चीज या एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड टू बी मोर प्रिसाइज वो बनेगा ना। अब मैं क्या करूंगा यार, इस पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा और उसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दूंगा, यही करेंगे। तो पहले मैंने यहां पर अगेन वही पिछले डेरिवेशन की तरह यहां कुछ लिखा आपके लिए। फ्रॉम कंसीडरेशन ऑफ सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट। इस शीट से अगर मैं दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे जा रहा हूं तो ई सेम मिलने वाला है। इट इज डायरेक्टेड नॉर्मली अवे फ्रॉम द शीट। अगर ये शीट है तो मैं ई की डायरेक्शन ऑब्वियसली कुछ ये लेने वाला हूं। and is directed is uniform। यूनिफॉर्म मींस मैं मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये बात अभी प्रूफ हो जाएगी, ये नहीं भी लिखता तो चलता। नाउ लेट अस नाउ कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। इसके थ्रू फ्लक्स निकालो। तो फ्लक्स निकालने के लिए मैं ये वाला एंड और ये वाले जो एंड्स है इनके थ्रू निकालूंगा। सोचो ये वाले जो एंड्स है जो शीट के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं सारे, उन सभी के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? देखो एरिया वेक्टर और ई परपेंडिकुलर होंगे। फ्लक्स थ्रू द फेसेस परपेंडिकुलर टू द शीट मस्ट बी जीरो। ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस पैर। अब इस वाले की अगर बात करूं, इन वालों की, यहां पर हर जगह ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया ए है, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0 डिग्री है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि इसके थ्रू भी फ्लक्स ई ए होने वाला और इसके थ्रू भी ई ए। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए, ई ए प्लस साइडों वालों का 0 प्लस फिर इसका ई ए। तो ये क्या बन गया 2EA। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसी टोटल फ्लक्स को किसके इक्वल रख दूं, 1 बाय एप्सिलॉन इनटू में जितना भी चार्ज इसके अंदर है Q, 2 और A को नीचे ले गया, यहां पर Q बाय A क्या बन गया सिग्मा। मेरे पास ये रिजल्ट आ गया और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, E की डायरेक्शन रेडियली अवे है तो मैं R कैप लिख सकता था। इस फॉर्मूले से एक बात पता चल रही है कि यार E का जो मैग्नीट्यूड है वो R पे डिपेंड नहीं कर रहा है। So E is independent of distance from the plane। So मतलब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी हो एक शीट की वजह से तो मैं यूनिफॉर्म फील्ड दिखाऊंगा दोनों तरफ। मैं दिखाऊंगा क्या, फील्ड लाइंस ड्यू टू शीट विल बी स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्प्रेड। क्या ये बात समझ में आई? सो आज की 3 डेरिवेशंस आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हुई हो। वीडियो को पॉज कीजिए, थर्ड डेरिवेशन कॉपी कीजिए, एग्जैक्ट कॉपी कीजिए मेरे बच्चे। ओके, ये 3 डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन कोई सी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि ओके आपके पास एग्जाम में आ जाए, तो एक स्कोरिंग पोर्शन है हमारे पास। ओके, अब आज के टॉपिक में बच्चे मैंने 2 बातें और करी। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मानी, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट मानी। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों करा, इसको थोड़ा सा लिख के रख लो। टू नेग्लेक्ट द साइड या एंड इफेक्ट्स, टू नेग्लेक्ट एंड इफेक्ट्स। एंड इफेक्ट्स यानी भाई अगर मैं इतनी वायर मानता तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करूं तो यहां एंड्स पर इट मस्ट बेंड, कुछ इस तरह से। यहां पर अगर सोच तो कुछ रिस्पॉन्स जा रहा हो, तो मैं यहां पर मान के चलना चाहता हूं कि इतने हिस्से को अगर मैंने इमेजिन करा तो इसकी वजह से कुछ ये होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैं कैसे सोच सकूं, इससे अवे। ओके, सो ये 3 केसेस हमें एनसीईआरटी ने या हमारे सीबीएसई सिलेबस में है। पहला कि एक स्फेरिकल शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से ई निकालो। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो चार्ज है, उसकी वजह से ई निकालो। एक इनफाइनाइटली प्लेन थिन शीट है, उसकी वजह से ई निकालो। सो ये 3 टॉपिक्स के बाद हमारे इस फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी फाइनली आज मैंने ओवर कर दी है। एंड नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडी रहेंगे। हम रेडी मतलब आप लोग भी रहेंगे, मैं तो रेडी हूं। हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एंड कुछ एडिशनल या एनसीईआरटी एग्जांपल्स
on the basis of electric flux and Gauss theorem. And डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इनविटेशन आपको दे रहा हूं, ज्वाइन करो फॉर योर डाउट्स, आपकी हेल्प मैं करूंगा। ओके, सो आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज के लेक्चर को आप खत्म करता है, आपको बाय बाय बोलता है। लव यू ऑल, पढ़ाई करो अच्छे से।